हम्म। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आने वाली जो 16 फरवरी है, इस डेट को हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज शुरू की। यहाँ पर हमने ये टारगेट रखा है कि जो भी कंप्लीट सिलेबस है यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक का, उसे हम एमसीक्यू के माध्यम से साथ में डिटेल डिस्कशन करते हुए कंप्लीट करने वाले हैं। अभी फिलहाल अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम यूनिट नंबर 5 या फिर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में अमेंडमेंट से रिलेटेड। तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को ज्वाइन करेंगे, दोस्तों को भी बताएंगे कि हमारी जो राव एकेडमी की क्लास है, ठीक है ना, एमपीपीएससी ओरिएंटेड क्लास, वो शुरू हो चुके, ठीक है ना। दूसरी बात, क्लास में आंसर सभी को करना है और चीजों को नोट करते चलना है। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है आप लोगों के लिए कि राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को एनरोल नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया खुद को, तो आज और अभी क्लास खत्म होने के बाद इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर करेंगे। और ये टेस्ट सीरीज आपको ना मात्र 99 रुपए में मिलने वाली है। तो इतने कम पैसों में और इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो बिना विलंब किए हुए टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना। देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज में यूनिट वाइज क्वेश्चंस को भी कवर किया गया है और साथ में फुल लेंथ टेस्ट भी है। तो यूनिट वाइज में आपको तैयारी करने का एक अच्छा मौका भी मिल जाएगा और साथ में फुल लेंथ टेस्ट से आपको अपनी प्रिपरेशन को जांचने का भी मौका मिलेगा, ठीक है ना, अपनी गलतियों को सुधारने का भी मौका मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हमारे टारगेटेड बैच चल रहे हैं। देखिए, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं। टारगेटेड बैच का मतलब ये होता है कि अगर मान के चलिए आप ग्रेजुएट हैं तो आप 3 साल वाला एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स या यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, या फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका प्रीलिम्स तो हो रहा है बट मेंस नहीं हो रहा, तो उनके लिए मेंस ओरिएंटेड कोर्स। बहुत लोग हैं जो मेंस की तैयारी करके बैठे बट प्रीलिम्स नहीं हो रहा, तो मेन प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग किसी भी बैच को इनरोल करके रजिस्टर करके आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो ये है कि राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आज ही क्लास खत्म होने के बाद इस बार कोड का उपयोग करके या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर राव एकेडमी भोपाल टाइप करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए आगे आने वाली जो भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज है, चाहे वो हमारी क्लासेज हो, ठीक है, फ्री नोट्स की बात करें, मॉक टेस्ट की बात करें या फिर मेंटरशिप की बात करें, तो वो इसी राव एकेडमी भोपाल के एप्लीकेशन पर होंगी। इसलिए बोल रहा हूं कि आज क्लास खत्म होने के बाद एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करेंगे। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहां पर भी आप लोग जुड़ करके राव एकेडमी भोपाल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, कभी भी ना क्वेश्चन से डरना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही आराम से आपको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको आंसर करना है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर जीएसटी। आप लोगों ने सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016-17, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि भारत के संविधान में जो जीएसटी है, ठीक है ना, उसकी शुरुआत किस संशोधन कानून के बाद मानी जाती है, या किस अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जीएसटी की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर ए 98, ऑप्शन नंबर बी 98 2014, ऑप्शन नंबर सी 101st अमेंडमेंट एक्ट 2015, ऑप्शन नंबर डी कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। जो भी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, उसी के द्वारा भारत में जीएसटी टैक्स की शुरुआत हुई और इसी के तहत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जीएसटी काउंसिल के लिए, 269A। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। 269A दैट इज रिलेटेड टू द जीएसटी काउंसिल, ठीक है ना।
तो जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 269 सब क्लॉज ए, और इट इज एडेड बाय द 101 या 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। चीजों को नोट करेंगे साथ में। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना वो साथ में आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये दिए गए कथन हमें अच्छे से पढ़ना है। पहला जो कथन है, थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ऑल द डायरेक्टिव, यहां पर चीजें नोट करेंगे, ऑल द डीपीएसपी have been given preference over the fundamental right mentioned in article 14 and 16, sorry article 14 and 19। दूसरा जो कथन है, सुप्रीम कोर्ट has laid down in its verdict Minerva Mill case 1980 that preference given only to the directive principle of the state policy mentioned in article 39b and 39c over the fundamental right mentioned in article 14 and 19। सीधी सी बात है, दो कथन लिखे हुए हैं। पहला कथन ये बात बोल रहा है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 डीपीएसपी की जो प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता है, क्या सभी डीपीएसपी की आर्टिकल 14 और 19 के अगेंस्ट प्राथमिकता है, क्या ये बात बोलता है 44th। और दूसरा कथन कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में अपना वेरिडिक्ट या फैसला दिया कि केवल और केवल 39B और 39C के लिए ही डीपीएसपी का प्रेफरेंस है या प्राथमिकता है, ये चीज बोल रहे हैं। चीजों को अच्छे से समझना है, फिर आंसर करना है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी, मतलब केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। आइए समझते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए समझते हैं। सबसे पहले चीजों को मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 31C में एक बात बोली गई है, आर्टिकल 31C में एक बात बोली गई है कि अगर पार्लियामेंट, ध्यान से सुनेंगे, अगर पार्लियामेंट 39B और 39C के इंप्लीमेंटेशन के लिए, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के लिए, आर्टिकल 39C के लिए कोई भी लॉ या कानून बनाती है जिससे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का वायोलेशन होता है, उस केस में जो डीपीएसपी के इन्फोर्समेंट के लिए लेजिस्लेशन या कानून बना है वो प्रेफरेंस में रहेगा, मतलब उसे जुडिशियल रिव्यू के तहत नल या वाइड घोषित नहीं किया जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमेशा किताबों में लिखा रहता है व्हेन 31C कम्स आर्टिकल 40 गोज आउट। क्या बातें क्लियर है? इसका एग्जांपल है, जैसे पार्लियामेंट या भारत में आपको भी पता है रिजर्वेशन की सुविधा दी गई है। रिजर्वेशन की सुविधा सीधी सी बात है, आर्टिकल 14 का क्या है, वायोलेशन है, बट आप कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इट इज इन्फोर्स फॉर द enforcement of the article 39B and 39C mentioned in the directive principle of the state policy। और ये चीज कहां पर बोली गई थी? सुप्रीम कोर्ट के वेरिडिक्ट, ठीक है, जो भी मिनर्वा मिल केस है 1980 का। तो यहां पर याद रखेंगे एक चीज कि अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के इन्फोर्समेंट के लिए कोई भी कानून बनाती है और इस कानून से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का क्या होता है, वायोलेशन होता है, उस केस में उस पर्टिकुलर कानून या लॉ को नल या वाइड घोषित नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है, ठीक है ना, कि डीपीएसपी जो भी 39B और 39C में है वो हमेशा प्रेफरेंस में रहेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से फंडामेंटल राइट के लिए? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 की बात की गई, केवल और केवल दो आर्टिकल, और यहां पर आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C की बात की गई, पूरे के पूरे डीपीएसपी की बात नहीं की गई है, ठीक है ना, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ेंगे और अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, जो पहला हमारा अमेंडमेंट हुआ, संविधान में संशोधन हुआ, ठीक है ना, उसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, सीलिंग ऑफ द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर बी, नो इनहेंसमेंट ऑफ द सीट ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा टिल 2026 या 2026। बाइफर्केशन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। सॉरी 91st लिखा है, सॉरी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 91वें संविधान संशोधन कानून हुआ, पारित हुआ, उसका संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर सभी को करना है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दें
कि जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 है उसमें ये बात बोली गई कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 15% ऑफ द टोटल मेंबर। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे अगर बात करेंगे ना सेंटर की या फिर स्टेट की, ठीक है ना, लोअर हाउस की जितनी भी मेंबर काउंटिंग होगी, मतलब जितने भी कुल पॉपुलेशन होगी ना उसका 15% ही मंत्रिपरिषद में सदस्य रहेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि अभी हमारे पार्लियामेंट में अगर बात करें लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं 550। अब 550 का 15%, 550 का 15% ही कितने रहेंगे, तो अप्रोक्स देख सकते हैं 27, लगभग 80 मिनिस्टर हो सकते हैं, अप्रोक्स 80 मिनिस्टर हो सकते हैं। मतलब कुल मेंबर का 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहेंगे। कितना प्रतिशत, ये डेटा भी याद रखना है, 15%। और ये बात कहां पर फिक्स की गई थी, 15%, ये इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टोटल मेंबर का कितने प्रतिशत हो सकते हैं, आपका जवाब होगा सर 15%। और ये बात कहां पर फिक्स की गई थी, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। अगर बात करेंगे बाइफर्केशन की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इससे रिलेटेड है कौन सा अमेंडमेंट, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। 2003 में 89वां संविधान संशोधन कानून हुआ और इसके तहत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग अलग नेशनल कमीशन बनाए गए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कंसीडर द फॉलोइंग अरेंज दीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये 4 केसेस लिखे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट्स लिखे हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली हमें समय के हिसाब से कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजी में इन्हें अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ और सबसे लास्ट में कौन सा हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन में देखेंगे गोलकनाथ केस है, केशवानंद भारती केस है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आंसर करेंगे अकॉर्डिंगली, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या फिर डी है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर। चलिए आइए देखेंगे, अगर बात करें गोलकनाथ केस की तो ये बहुत फेमस केस है, 1967 का है। केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, ठीक है, और 42nd 1976। आप देख लीजिए कौन कौन सा ऑर्डर सही होगा। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से गोलकनाथ केस है, फिर है 3rd नंबर 24th, फिर है केशवानंद भारती केस, ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, और सबसे लास्ट में है 5th। 1, 3, 2 और 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट पूछ लेगा या बोल सकते हैं अमेंडमेंट पूछ सकते हैं, कोई भी केसेज है उनकी क्रोनोलॉजी आपसे पूछ सकते हैं, तो इस तरीके से भी आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली बिकेम नेशनल कैपिटल रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन गई। मतलब जो दिल्ली को एनसीआर बोला जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर सी 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ऑप्शन नंबर डी है 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया या बनाया गया। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए आंसर सभी को करना है ना, आंसर गलत है सही है वो अलग बात है, पर आंसर सभी को करना है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये कब हुआ था, 1991 में। कब हुआ था, 1991 में, और इसी अमेंडमेंट के तहत एनसीआर का गठन किया गया या एनसीआर दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया, ठीक है ना, एनसीआर।
इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। हाँ, जो 61st है वो किससे रिलेटेड है? एडल्ट सफरेज या वयस्क मताधिकार की जो एज है वो 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन से अमेंडमेंट से? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब हुआ था? 1989 में। ये चीज भी नोट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट भी लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डीलिंग विद द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? आपको बताना है कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है एनजेएसी, उसका गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था जिसे असंवैधानिक घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर ए 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया या गठित किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये 2011 में बना था। मतलब ये जो संशोधन है वो कब आया था? 2011 में। इसमें क्या बात बोली गई? एक कमीशन का गठन किया जाएगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है ना। अब एक चीज बता दूं, इस कमीशन में ज्यादातर जो मेंबर थे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के थे। मतलब अब जजों की अपॉइंटमेंट में किसका इन्फ्लुएंस दिखेगा? आप बताएंगे सर वहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस था। मतलब जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इसका क्या हो रहा है? वायोलेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएसी को क्या बोला कि दिस इज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध है, इसीलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया और एनजेएसी की जगह पर पुनः जो कॉलेजियम सिस्टम है उसे प्रेफरेंस या प्राथमिकता दी गई। ये चीज थोड़ा सा याद रखना है। तो एनजेएसी का गठन 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हुआ था, ठीक है ना, 2011। ये चीज नोट करेंगे। हाँ, 97 भी याद रखना है, ये 2011 में अमेंडमेंट हुआ और यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई। कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। जो स्व सहायता समूह है उनको भी प्राथमिकता दी गई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज राइट टू एजुकेशन बिकेम अ फंडामेंटल राइट? बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको बताना है कि जो राइट टू एजुकेशन है किस अमेंडमेंट या संशोधन के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। फंडामेंटल राइट हमने बनाया, आपको भी पता है कि राइट टू एजुकेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये फंडामेंटल राइट कब बना, किस संविधान संशोधन के बाद बना? देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑप्शन नंबर बी 42nd, ऑप्शन नंबर सी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर डी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना। आपको बताना है कि जो राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल या मौलिक अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन कानून के बाद बना, ठीक है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 कब हुआ भैया? 2002 में। अब ध्यान से देखेंगे, यहां पर दो चीजें नोट करने वाले। एक तो इस अमेंडमेंट से एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A, दैट इज द फंडामेंटल राइट। और दूसरी बात, एक प्रोविजन जोड़ा गया आर्टिकल 45 में कि अप टू 6 ईयर, मतलब 6 साल तक के जो बच्चे हैं, तो जब तक कि वो 6 साल के नहीं हो जाती, अर्ली चाइल्डहुड केयर, न्यूट्रिशन और बेसिक जो एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये अब डीपीएसपी का हिस्सा बनाया गया। और जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें फ्री में
कंपलसरी एजुकेशन देना फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 21A के तहत। ये चीज नोट करेंगे। क्या बातें क्लियर है सभी को? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से डीपीएसपी में भी बदलाव हुआ और फंडामेंटल राइट में एक अलग से आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A विच इज रिलेटेड टू द राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना एक मौलिक अधिकार है। और यहां पे ठीक है ना, पहले ये जो प्रोविजन था ना वो आर्टिकल 45 में था, तो वहां से ये प्रोविजन फंडामेंटल राइट बनाया गया और आर्टिकल 45 में क्या बात जोड़ी गई, अप टू द 6 ईयर, मतलब जन्म से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों का जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, जो बोल सकते हैं बेसिक एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, उसकी व्यवस्था करना डीपीएसपी में रखा गया। और इसी के तहत आप देखते होंगे आंगनवाड़ी है, एएनएम है, आशा कार्यकर्ता है, ठीक है ना, तो इन सब चीजों की व्यवस्था की गई इसी डीपीएसपी के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला जो कथन लिखा है, इट एडेड 3 words टू द प्रेम्बल, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 39A, 43A, आर्टिकल 47। जो चौथा स्टेटमेंट है, इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ द इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई द स्टेट लेजिस्लेशन। आपको बताना है कि कौन कौन से कथन गलत है, ठीक है ना। कौन कौन से कथन गलत हैं? चलिए देखिए, अगर बात करें एक एक करके चीजों को समझते हैं। इट एडेड 3 words टू द प्रेम्बल, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। पहला कथन तो बिल्कुल सही है, पहला कथन बिल्कुल सही है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 और आपको ही पता है कि आज तक प्रेम्बल में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। प्रेम्बल इज अमेंडेड ओनली 1 टाइम्स, ठीक है ना, एक ही बार सुधार हुआ है, संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ? 1976 में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा अगर बात करें, इट एडेड 8 फंडामेंटल, देखिए 8 फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, जब फंडामेंटल ड्यूटीज बनी थी तो टोटल 10 थी। टोटल कितनी थी? 10। तो ये ऑप्शन तो गलत है। इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये भी गलत है, क्योंकि आर्टिकल 47 पहले से है, आर्टिकल 47 में कोई भी सुधार नहीं हुआ, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। आप देखेंगे, इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, ये ऑप्शन भी सही है। मतलब हमारा जो आंसर होना चाहिए 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। जिसका भी सही होगा ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन भले ही बड़ा दिख रहा है ना, पर यहां पर कोई भी क्वेश्चन में बड़ी चीज आपसे नहीं पूछी गई, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president to send back any matter for consideration by the council of minister। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 39, ऑप्शन नंबर बी है 40, ऑप्शन नंबर सी है 42 एंड ऑप्शन नंबर डी है 44। कौन सा संविधान संशोधन कानून है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनर्विचार करने के लिए पुनः बिल को वापस भेजने का अधिकार दिया गया? चलिए आइए समझते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 44। देखिए 2 अमेंडमेंट आपको याद रखना है। सबसे पहले तो 42 और एक रखना है 44। 42 में यह बात बोली गई कि प्रेसिडेंट shall bind with the advice of council of minister। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो बिल पेश किया गया था उस समय पर हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है।
अब यहां पर ये सेंटेंस जो लिखा उन्होंने, सेल बाइंड विथ द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब राष्ट्रपति को जो भी सलाह दी जाएगी, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, राष्ट्रपति को वो मानना ही पड़ेगा। ऐसा कहां पर लिखा था? 42 में। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1978 में। उस समय पर जनता दल की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या लिखा? दो चीजें लिखी, प्रेसिडेंट may require एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह ले सकते हैं। दूसरी बात, प्रेसिडेंट may रिटर्न बिल फॉर रिकंसिडरेशन, मतलब पुनः विचार के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किसी भी बिल को वापस कर सकते हैं। और तीसरी बात यहां पर लिखी गई है कि शुड, सेल की जगह शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू एडवाइस टेंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मतलब थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, क्योंकि 42nd ने तो बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब को बिल्कुल बांध के रखा था कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिना कुछ भी करोगे ही नहीं, ठीक है ना। तो ये चीजें नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जो बिल भेजने की पावर है, जो शक्ति है, वो कहां से मिली? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ लिखा हुआ है प्रोविजंस, एक तरफ लिखा हुआ है प्रोविजंस या फिर प्रावधान, और दूसरी तरफ वो प्रावधान किस अमेंडमेंट से जोड़े गए, किस अमेंडमेंट या कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे कर्टेलमेंट ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन नंबर बी, एबॉलिशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी, लोअरिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, एडिशन ऑफ द वर्ड सेक्युलर इन द प्रेम्बल। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना जो ऑप्शन आपको पता है पहले उनकी पेयर बनाइए, अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। जैसे अगर बात करेंगे एबोलिशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी, अब हमें पता है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसे हमने मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया है, और ऐसा कब हुआ आप बताएंगे सर? ऐसा 44वें संविधान संशोधन कानून 1978 के बाद हुआ, मतलब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है ना, डिलीटेड राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट एंड मेड इट एज अ लीगल राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं सर 1970 जो ऑप्शन नंबर बी है इज पेयर्ड विथ 4, ऑप्शन नंबर बी इज पेयर्ड विथ 4। अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी 21 से 18 है, अभी अभी मैंने बताया 61st से हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज पेयर्ड विथ 1। एडिक्शन ऑफ द वर्ल्ड सोशलिस्ट, अभी अभी हमने देखा कि जो भी 42वां संविधान संशोधन कानून हुआ, ठीक है ना, उसमें प्रेम्बल या उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो 42nd ऑप्शन नंबर 2 पेयर्ड विथ ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए जो ए है वो किससे मिलेगा? थर्ड से, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। जिसका भी सही हो बहुत बहुत बधाई है। इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं एमपीपीएससी या किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में, इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सही जोड़ी बनाना, क्रोनोलॉजी में उन्हें बोल सकते हैं क्रोनोलॉजी, या फिर समय के हिसाब से उन्हें सही तरीके से जमाना, या बोल सकते हैं प्रोविजंस पूछेगा कि ये अमेंडमेंट है और इस अमेंडमेंट में कौन सा प्रोविजन ऐड किया गया, कौन सा प्रोविजन हटाया गया। तो इसी तरीके के सवाल बनते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, राव अकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, और ये जो टेस्ट सीरीज है ना वो मात्र आपको 99 रुपीज में मिलने वाली है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद ये जो नंबर दिया गया है 8319618002, इस नंबर पर कॉल करके घर बैठे ही खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने आप को अगर सेल्फ
इवेल्युएट करना चाह रहे हो, मतलब खुद को चेक करना चाह रहे हो कि मेरी तैयारी किस हद तक है, तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात अगर डिस्कस करें सेल्फ इवेल्युएशन के अलावा, तो एरर फ्री बनाती है आपको। जो एग्जाम में आप लोग बोलते हैं ना कि मेरा एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन से नहीं हुआ प्रीलिम्स, तो आपको एरर फ्री बनाती है। कई बार हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, हमसे पूछा जाता है सबसे बड़ी नदी, हम आंसर करके आते हैं सबसे छोटी। तो इस तरीके की जो सिली मिस्टेक्स हैं या ऑप्शंस को लेके जो हमारे कंफ्यूजन्स हैं या बबल भरने से रिलेटेड जो हमारी गलतियां होती हैं, तो वो सभी चीजें अगर आप ओवरकम करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, टेस्ट सीरीज में आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी मिलते हैं, ठीक है, नए क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो इस तरीके से टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, ये टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपए में आपको मिलने वाली है, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ देख सकते हैं ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। देखिए सबसे खास बात ना, टेस्ट में यूनिट वाइज क्वेश्चंस को भी कवर किया गया है और साथ में फुल लेंथ टेस्ट भी प्रिपेयर किया गया, मतलब यूनिट वाइज भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और साथ में एज अ होल टेस्ट या बोलते हैं ना फुल लेंथ टेस्ट, उस तरीके से भी क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है। ये हमारे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। देखिए यहां पर देख सकते हैं राव एकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग किसी भी बैच को एनरोल करके तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए वो ये है कि राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही क्लास खत्म होने के बाद या तो इस बार कोड का उपयोग करके या तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर राव एकेडमी भोपाल टाइप करना है और आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे आने वाली जो भी हमारी एक्टिविटीज होंगी, चाहे वो हमारी क्लासेज हो, ऑनलाइन क्लासेज, चाहे वो हमारा स्टडी मटेरियल हो, मॉक टेस्ट हो, डेली की जो क्विजेज होते हैं हो, या फिर करंट इश्यूज से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन है, ठीक है ना, या मेंटरशिप है, वो सब चीजें आपको कहां पर मिलने वाली हैं, राव एकेडमी भोपाल के एप्लीकेशन पर, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस बार कोड का, या फिर सिंपली आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर भी टाइप करके राव एकेडमी भोपाल के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज टर्म एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? किस संविधान संशोधन कानून को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी को बोलते हैं, लघु संविधान भी बोलते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल ऑप्शन नंबर ए 42, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर सी 46 एंड ऑप्शन नंबर डी 50। किस संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी बोलते हैं? ठीक है, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 42। ऐसा इसलिए है ना कि बहुत से जो प्रावधान है संविधान में बदले गए थे, जोड़े गए थे इस संविधान संशोधन कानून के द्वारा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। दूसरी बात, कई बार क्वेश्चंस में अगर ये अमेंडमेंट ना पूछा जाए तो और ऑप्शन में आपके लिखा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उस केस में आपका आंसर ये होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो भारत सरकार का अधिनियम 1935 था, अंग्रेजों के टाइम पर ये एक्ट या अधिनियम लाया गया था। यहां पर भी आप देखेंगे ना कि प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो दिमाग में ये रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे सभी लोग। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से जो प्रोविजन है, बहुत से जो प्रावधान है जो अभी करंट कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहां से लिए गए हैं, 1935 से। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। व्हेन वाज द स्पेशल राइट्स एंड प्रिवी पर्स एंजॉयड बाय द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एबॉलिश्ड? देखिए पहले क्या होता था, आजादी जब हम आजाद हुए, कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद से जो भी रॉयल फैमिलीज है ना, उनको पेंशन दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे, ठीक है ना, एज अ प्रिवी पर्स। तो ये प्रिवी पर्स कब खत्म हुआ था, सवाल ये पूछा जा रहा है, प्रिवी पर्स एबोलिशन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1949, ऑप्शन नंबर सी 1962 एंड ऑप्शन नंबर
डी 1971। प्रिवी पर्स एबोलिशन एक्ट कब हुआ था या कब आया था? ठीक है ना, ये जो पैसे देने का प्रावधान था ना, प्रोविजन था, उसे खत्म कर दिया गया। कब खत्म किया गया था? चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी 1971 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, और इसी को बोला जाता है प्रिवी पर्स एबोलिशन एक्ट। 1971 में हुआ था, ठीक है ना, ये डेट याद रखना है 1971। जो भी रॉयल फैमिलीज को पैसे मिलते थे एज अ पेंशन, ठीक है, उसे बंद कर दिया गया। कब बंद किया गया? 1971 में। और किस संविधान संशोधन कानून के द्वारा? 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है ना। एक तरफ लिखा हुआ है अमेंडमेंट, दूसरी तरफ लिखा हुआ है उससे संबंधित प्रावधान या प्रोविजंस। सबसे पहले देखेंगे 13th अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट, 39th अमेंडमेंट और 52nd अमेंडमेंट। जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया, सबसे पहले चारों ऑप्शन आपको देखना है। चारों ऑप्शन में जो आप बिल्कुल श्योर हो उसको आप मैच करिए, अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तरीका यही होता है, ठीक है ना, तरीका यही होता है इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का। जैसा कि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो 13th अमेंडमेंट है, आपको ही पता है नागालैंड जो स्टेट बना वो 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना, नागालैंड। तो पहला ऑप्शन जो ए है वो तो पहले से ही पेयर्ड है, ए इज पेयर्ड विथ फर्स्ट। अगर बात करेंगे 52nd की, बहुत इजी है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। तो ये पेयर किससे बनेगा? पेयर्ड विथ ऑप्शन नंबर 2। अब अगर बात करेंगे 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो वो पेयर्ड होगा 5th, ठीक है ना। ठीक है, एक सेकंड, ठीक। अब 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो देखिए हमने देखा ए इज पेयर्ड विथ फर्स्ट, ठीक है ना। सी किससे है? 39th अमेंडमेंट क्लैरिफाइड द स्टेट, एंड 18th किससे रिलेटेड है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी चैलेंज्ड। यहां पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, 39th इज रिलेटेड टू दिस, ऑप्शन गलत है, एंड बी इज रिलेटेड टू थर्ड। 1, 3rd, 4th एंड 2nd, ऑप्शन थोड़ा सा उल्टे हैं, ठीक है ना। चलिए तो देख सकते हैं 13th अमेंडमेंट नागालैंड, 39th ऑप्शन नंबर 4th, 52nd एंटी डिफेक्शन और 39th क्लैरिफाइड द स्टेट, सॉरी 18th क्लैरिफाइड द स्टेट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वहां पर ऑप्शन में ही कहीं ना गड़बड़ी है, ऑप्शन में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ऑप्शन होना चाहिए क्या? 1 के बाद आपका आंसर होना चाहिए 1, 3rd, 4th एंड 2nd, ठीक है ना। ये ऑप्शन में होना चाहिए 1, 3, 4, 2, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल 368 है, आपको भी पता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड वी हैव बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीका। हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से ये चीज ली है, आर्टिकल 368 द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उससे संबंधित 2 कथन लिखे हुए हैं, पढ़ते हैं। Article 368 was amended by 24th Constitutional Amendment Act 1971. Article 368 was amended by 101 Constitutional Amendment Act 2016. ये चीज आपको नोट करना है, बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। Article 368 was amended by 24th Constitutional Amendment Act 1971. Article 368 was amended by 101 Constitutional Amendment Act 2016. ठीक है, देखिए ये दोनों ही कथन सही है। और यहां पर नोट करने वाली बात है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही क्या जोड़ा गया था? जीएसटी। क्या जोड़ा गया था? जीएसटी। यहां पर दोनों ही कथन सही है
ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। नोट करेंगे सभी लोग, यहां पर दोनों ही कथन सही है। ठीक है, और क्या बात बोली गई थी पता है, इस 24 को याद रखना है कि जो भी प्रेसिडेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अपनी जो बोल सकते हैं अप्रूवल वो देंगे ही देंगे, मतलब अपना वीटो यूज नहीं करेंगे। क्या बातें क्लियर है? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो वीटो पावर का यूज नहीं करेंगे, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। ठीक है ना, ये चीज बोली गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आर्टिकल 368, टू मेथड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर मेंशन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली लोकसभा। In case of any dispute between two houses of the parliament, constitutional amendment bill joint sitting of the both house can be summoned। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो 4th है स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट कैन नॉट वीटो अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है ना, ये 4 कथन लिखे हुए हैं, हमें बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जो पहला कथन है बिल्कुल सही है। आर्टिकल 368 में 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जाती है। एक तो जिसमें केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी की बात की जाती है। ठीक है, और दूसरे तरीके का जो अमेंडमेंट है वो लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट्स, मतलब 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा में तो पास होना ही चाहिए बिल, साथ में 50% मतलब आधे या उससे अधिक राज्यों की स्टेट लेजिस्लेचर में भी वो बिल पास होना चाहिए। तो ये 2 तरीके के अमेंडमेंट की बात करते हैं आर्टिकल 368 में। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएट ओनली लोकसभा, ये गलत है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑप्शन गलत है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज कैन बी समन्ड, गलत। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाएगी। 2 तरीके के बिल याद रख लीजिए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और दूसरा मनी बिल। इनके केस में ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था नहीं की गई। ठीक है ना, द प्रेसिडेंट कैन नॉट वीटो अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बहुत बढ़िया, क्योंकि यही चीज तो बोली गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। ठीक है ना, कि प्रेसिडेंट को अपनी जो अप्रूवल है, जो अपनी सहमति है वो देना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो पहला कथन और चौथा कथन सही है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सभी लोग देखेंगे, नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज, 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाई। आपको ही पता है कि कोई भी प्रोविजन अगर 9th शेड्यूल में रखा जाता है, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू पावर से बाहर है। ठीक है ना, तो 9th शेड्यूल भारतीय संविधान में कब ऐड किया गया था? 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाई, कब ऐड किया गया था? आप बताएंगे सर। इट वॉज एडेड बाई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। जो पहला संविधान संशोधन कानून था वो 9th शेड्यूल से संबंधित था। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 9th शेड्यूल कब ऐड किया गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलिए आगे बढ़े, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड। जो संविधान है हमारा, तो संविधान में संशोधन, संवैधानिक संशोधन के लिए जो बिल है वो कहां पर पेश किया जाता है? ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ओनली लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी ओनली इन राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी ओनली इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड ऑप्शन नंबर डी ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जो संवैधानिक संशोधन के जो से रिलेटेड जो बिल होते हैं, वो या तो आप लोकसभा में पास करिए या पेश करिए या तो राज्यसभा। कंडीशन ये है कि दोनों ही हाउस में उस बिल में 2/3 मेजॉरिटी से वोट होना चाहिए। कितने बहुमत चाहिए? 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है ना। और बिल कहीं पर भी पेश कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स। मतलब सीधी सी बात है कि आपको बताना है, ठीक है ना, कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जब लोकसभा राज्यसभा में तो 2/3 बहुमत चाहिए ही, और साथ में आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति या रेटिफिकेशन भी जरूरी होती है। किन किन प्रावधान में या कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जहां पर मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन जरूरी होती है? कौन कौन से हैं? सबसे पहला इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन पार्लियामेंट, any of the list in the 7th schedule, abolition of the legislature council of the state। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, हमेशा याद रखेंगे 50% ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन तभी चाहिए जब स्टेट या राज्यों का कोई भी इंटरेस्ट हो, राज्यों का कोई भी इंटरेस्ट हो, या राज्यों से संबंधित कोई प्रावधान हो, या राज्यों का से संबंधित कोई प्रावधान हो। बढ़िया, अब समझते हैं। देखिए, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी सुधार हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो खुद सोचिए राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मतलब राज्यों का संबंध है या नहीं है? बिल्कुल है। मतलब अगर प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई भी बदलाव होगा तो वहां पर 50% ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन लगेगी। क्यों? क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व है, राज्यों से चुने हुए जो निर्वाचित विधायक हैं वो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन पार्लियामेंट, इसका मतलब यह है कि राज्यसभा की जो सीटें हैं या लोकसभा की जो सीटें हैं, यही होता है पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन का मतलब, कि जितने भी सांसद हैं, मतलब राज्यों में जो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं उसमें भी 50% रेटिफिकेशन लगेगा। क्यों? क्योंकि राज्यों से संबंधित प्रावधान यहां पर बदले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन सही है। एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, अब आपको भी पता है 7th शेड्यूल में क्या बात बोली गई है, देयर हैज द सेपरेशन ऑफ द पावर, या सेंटर स्टेट रिलेशन बोल सकते हैं। जैसे यूनियन लिस्ट है, जैसे आप बोल सकते हैं स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है। तो यहां पर भी शक्तियों के बारे में बात किया गया है। मतलब कि अगर कहीं पर भी स्टेट लिस्ट में कोई चेंज हो रहा है, कॉन्करेंट लिस्ट में कोई चेंज हो रहा है, तो उसमें किसका इंटरेस्ट छिपा हुआ है? स्टेट्स का या राज्यों का, राज्यों से संबंधित प्रावधान है, तो यहां पे भी 50% रेटिफिकेशन लगेगा। बट अब एक बात बताइए कि किसी भी राज्य में अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या बोल सकते हैं हाँ, किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद बनाना है या विधान परिषद हटाना है, तो इसमें तो केवल और केवल पार्लियामेंट का ही रोल है, बाकी राज्यों से क्या मतलब वोट करके या रेटिफाई करके, ठीक है ना। तो यहां पर ये ऑप्शन गलत है। अब देख सकते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला होगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखिए मैंने आपको यह बताया कि कोई भी ऐसा प्रावधान जहां पर राज्यों का इंटरेस्ट या बोल सकते हैं राज्यों से संबंधित कोई भी प्रावधान है, अगर उनमें कोई भी सुधार हो रहा है, कोई भी संशोधन हो रहा है, उस केस में 50% ऑफ द बोल सकते हैं कि 50% ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन, या वहां पर भी सिंपल मेजॉरिटी, याद रखेंगे राज्यों में सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल पास होना जरूरी है, या राज्यों को रेटिफाई करना जरूरी है। जैसे अगर अभी बात करेंगे कि मान के चलिए 28 राज्य हैं, तो लगभग 15+ जो स्टेट हैं, जो 15 से ज्यादा राज्य हैं, वो रेटिफाई करें, तभी जाके कोई भी बिल कानून बन पाएगा, ठीक है ना। बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़े और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ,
जो भारतीय संविधान है वहां पर संशोधन करने का जो प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है, वो किस आर्टिकल में है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 368। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये प्रोविजन हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका। कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। आर्टिकल 360 किससे रिलेटेड है? बता दूं, फाइनेंस इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। अगर बात करें आर्टिकल 356, दिस इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 352 इज रिलेटेड टू द नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है ना। क्या बातें क्लियर है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 368। चीजों को नोट करेंगे, ये सभी भी नोट कर लेंगे, कभी काम में आएगा। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, 56 प्रेसिडेंट रूल, 352 नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाई ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाई द स्पेशल मेजोरिटी। अब देखिए, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा बिल है, कौन सा ऐसा प्रस्ताव है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी से पास होना जरूरी होता है, नहीं तो वो कभी भी कानून नहीं बनता। बिल पास ना ही हुआ तो कोई भी बिल कानून नहीं बनेगा, ठीक है। प्रस्ताव था, बिल लैप्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑर्डिनरी बिल, ऑप्शन नंबर बी है मनी बिल, ऑप्शन नंबर सी है फाइनेंशियल बिल, ऑप्शन नंबर डी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा ऐसा बिल है जो अलग अलग हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी से पास होना जरूरी होता है, ठीक है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। हाँ, अगर बात करेंगे फाइनेंस और मनी बिल की, तो देखिए इसमें एक्सक्लूसिव पावर होती है किसकी? लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा में बिल पास होने के बाद राज्यसभा में केवल हम भेजते हैं और उनके पास केवल, राज्यसभा के पास केवल 14 दिनों का टाइम होता है केवल कंसीडर करने के लिए। या तो आप वोट करेंगे और 14 दिनों के भीतर वापस कर देंगे तो अच्छी बात है। अब ये लोकसभा के ऊपर है, या तो आपके रिकमेंडेशन को माने या रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करे, ठीक है ना। मतलब मनी बिल और फाइनेंस बिल में लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है। ऑर्डिनरी बिल के लिए 50% मेजोरिटी जरूरी होती है, ना कि 2/3, ठीक है ना। विशेष बहुमत का मतलब ही होता है, देखिए यहां पर नोट करेंगे, विशेष बहुमत का मतलब ही होता है 2/3 मेजोरिटी, ठीक है ना। 2/3 मेजोरिटी विशेष बहुमत। ऑर्डिनरी बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास करते हैं, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्या बातें क्लियर है? उसे बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। चलिए आगे बढ़े उसके पहले एक फिर से नोटिफिकेशन फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा। राव अकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास खत्म होने के बाद इस दिए गए नंबर 8319618002 इस नंबर पर कॉल करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। और ये हमारा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट वाइज भी यहाँ पर पेपर है और फुल लेंथ टेस्ट भी है। यूनिट वाइज, फुल लेंथ और सी सेट को भी कवर किया गया है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे टारगेटेड बैच हैं, इन टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप लोग तैयारी को शुरू कर सकते हैं। देखिए टारगेटेड का मतलब क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन किस हद तक है, किस लेवल पर है। जैसे अगर आप इनिशियल लेवल पर शुरू कर रहे हैं और आपका ग्रेजुएशन चल रहा है तो आप यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है, एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मान के चलिए आपका प्रीलिम्स हो रहा है बट मेंस नहीं हो रहा तो मेंस ओरिएंटेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोग हैं जिनकी मेंस की तैयारी है बट पिछले कुछ अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा तो प्रीलिम्स टारगेटेड बैच है, ठीक है ना। 1 ईयर के लिए है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का कोर्स है। तो टारगेटेड बैच ज्वाइन करके भी आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं राव अकेडमी भोपाल के साथ, ठीक है ना। हाँ, जो भी करिए ना, कभी भी जीवन में विलंब मत करिए, सोचिए मत, अच्छी चीजों को करिए, फिर उसे सोचिए कि अब कैसे मैं बेहतर करूं, ठीक है ना। ज्यादा सोचना नहीं है, जब तक आप सोचेंगे ना तब तक कोई दूसरा तैयारी में लग गया होगा, ठीक है ना। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। चलिए अगली जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए
कि राव अकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आज ही या तो इस बारकोड का उपयोग करके या सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर राव अकेडमी भोपाल सर्च करेंगे और ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बहुत से फायदे हैं क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज है वो इसी एप्लीकेशन पर होने वाली है। ठीक है ना, तो इस एप्लीकेशन को खुद भी डाउनलोड करना है और दोस्तों को प्रमोट भी करना है। ठीक है, देखिए ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं बोलूंगा यूट्यूब और टेलीग्राम, ऐसा ही क्योंकि जो भी हमारी अभी क्लासेज हो रही हैं, इन क्लासेस की जो भी रिकॉर्डिंग है वो आपको राव अकेडमी भोपाल के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है ना, पहला जो आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरी, लाइव क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको चैनल सब्सक्राइब करने पर ही मिलेगी। अगर वहां से नोटिफिकेशन नहीं मिल रही तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम चैनल में आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो डेली क्विजेज मिलते हैं। दूसरा, करंट अफेयर के लिए डेली न्यूज मिलती है। तीसरी इंपॉर्टेंट, क्लास की पीडीएफ मिलती है और क्लास की नोटिफिकेशन मिलती है। क्या बातें क्लियर है? तो इन सभी यूजफुल इंफॉर्मेशन को पाने के लिए, ठीक है ना, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ना, खुद तो इन सब चीजों का फायदा लेना ही है, साथ में दोस्तों को प्रमोट भी करना है। तो चलिए फिर आज की ये जो सेशन था, आज की जो क्लास थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, वहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो क्लास को लाइक करना है, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।